हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ओ लेवल का आपका थर्ड पेपर होता है पाइथन। पाइथन का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा। आज की इस वीडियो में जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो थ्योरी एग्जाम को लेके रहेगा, थ्योरी को लेकर के रहेगा कि पाइथन की क्या थ्योरी रहती है, अलग-अलग टॉपिक्स को लेके। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे होंगे, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पूरी कवर करेंगे। जब प्रैक्टिकल का आपका एग्जाम होगा तो आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वन शॉट में पूरी थ्योरी एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या-क्या टॉपिक्स आप इस क्लास में आप देखेंगे, उनको देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन क्या होती है? क्यों यूज़ की जाती है? ये सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो में समझेंगे। पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे? उसका सेटअप कैसे होगा? इसको भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। किसने पाइथन को क्रिएट किया था? क्यों पाइथन को क्रिएट किया गया है? और कब पाइथन क्रिएट की गई? ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा? कोई और नेम क्यों नहीं? ये भी हम लोग समझेंगे। की फीचर्स क्या हैं पाइथन के, क्यों पाइथन इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, उसके क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं पाइथन के, उनको हम लोग समझेंगे। साथ में पाइथन लिखते टाइम उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसमें कमेंट्स कैसे देंगे, ये भी टॉपिक आप इसमें कवर कर पाएँगे। वेरिएबल्स कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं पाइथन के अंदर, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, उनको भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इसमें आप पाइथन में इनपुट कैसे लेंगे, आउटपुट कैसे लेंगे, किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसको समझेंगे। कौन-कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में इसमें समझेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकल के साथ नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकल पर फोकस हमारा नहीं रहेगा। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि आप इसकी थ्योरी को अच्छे से समझ पाएँ। आप थ्योरी अच्छे से समझिएगा, जिससे आप जो जुलाई का एग्ज़ाम है, उसको बहुत अच्छे से कर पाएँगे। फिर हम जब आगे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम रहेगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पर फ़ोकस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसी में आप लूप भी समझेंगे कि लूप कौन-कौन से होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, फंक्शंस क्या-क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे यूज़ किए जाते हैं, कैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं, लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होती है, इनके की पॉइंट्स क्या-क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपसे और कितना आपको क्वेश्चन के लिए याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। इसी में आप स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे कि स्ट्रिंग को लेके हम कौन-कौन से ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग को कैपिटल करना, स्मॉल करना, सेंटेंस केस में करना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फाइल हैंडलिंग कैसे करेंगे आप पाइथन में, ये टॉपिक भी समझेंगे कि फाइल हैंडलिंग कैसे होती है, कोई भी फाइल कैसे बनाते हैं, कैसे ओपन करते हैं उस फाइल को, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ओ लेवल के एग्ज़ाम में। एक और इसमें टॉपिक रहेगा आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी है, अब हम चाहते हैं कि अब उसमें एरर ना शो करे हमारा पाइथन, उसको क्या करे इग्नोर कर दे और आगे बढ़ जाए। तो इसी को एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। ये कैसे करेंगे पाइथन में, ये भी हम लोग समझेंगे। मॉड्यूल्स क्या-क्या होते हैं पाइथन में, लाइब्रेरी का क्या मतलब है पाइथन के अंदर, कौन-कौन सी पाइथन में यूज़फुल लाइब्रेरीज़ होती हैं जो हमें याद रखनी है और क्यों उन लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। सबसे मेन टॉपिक हमारा लास्ट में रहेगा जिसमें हम लोग कॉमन पाइथन के फंक्शंस को समझ रहे होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन सारे होते हैं जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, पूछते हैं इवैल फंक्शन से क्या होता है, ऑल फंक्शन से क्या होता है। तो आपको ये सारे फंक्शंस भी इसी वीडियो के लास्ट में सारे समझ में आ जाएँगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही कमाल की होने वाली है। आप ध्यान से सारे टॉपिक्स को समझिएगा, इससे क्या होगा पूरी पाइथन एक बार में आप थ्योरी के साथ में बहुत ही अच्छे से समझ पाएँगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने कई सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, ओ लेवल के अलग-अलग पेपर के ऊपर, तो आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। उसमें भी हमने सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, तो आप वो भी बाद में ज़रूर से देख सकते हैं। अभी हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये सारे टॉपिक्स। एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट पाइथन का रिवीजन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाई जाएँगी, तो आप बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ पाएँगे। बढ़ते हैं पहले टॉपिक के साथ में। सबसे पहले देखिए दिया गया है व्हाट इज़ पाइथन? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पाइथन है क्या? यहाँ से हम लोग समझते हैं। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल ईज़ी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले देखो यहाँ पर बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है? ऐसी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे पाएँ, कुछ निर्देश दे पाएँ, जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर कोई टास्क करके हमें दे। ऐसी लैंग्वेजेस को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से कुछ भी टास्क करवा सकते हैं। साथ में ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती है जिनको पढ़ना और समझना आसान होता है, जिससे यूज़र आसानी से उनको सीख के कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकता है। साथ ही में इसका एक और की फीचर है कि ये बहुत ही ईज़ी होती है।
जैसे हम लोग नॉर्मल में इंग्लिश में बात करते हैं, सेम ऐसे ही पाइथन में आप कोड वगैरह लिखेंगे, लाइन्स आप लिख रहे होंगे, सिंपल उन्हीं लाइन में आपका कंप्यूटर भी उसको समझ जाएगा। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, साथ में ईज़ी टू लर्न लैंग्वेज है, बहुत ही आसानी से सीखी जा सकती है, साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज़ हम लोग कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए करते हैं। आगे देखिए बताया गया है, यूज़ टू क्रिएट, इसकी मदद से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, वेबसाइट वगैरह पे काम कर सकते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स वगैरह जनरेट करा सकते हैं, गेम्स डेवलप करने में पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डेटा एनालिसिस में पाइथन का यूज़ किया जाता है और भी कई जगहों पे, जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, इन सब में हम लोग पाइथन लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। तो अगर आपको पाइथन आती है, तो इन सभी फील्ड्स में आप जाके अपना करियर बना सकते हैं और काफ़ी चीज़ें और सीख सकते हैं। आगे समझते हैं कुछ की फीचर्स के बारे में, समझते हैं पाइथन के की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला यही है कि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, रीडेबल इसका सिंटैक्स है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा की फीचर है कि ये ओपन सोर्स होती है, जो पाइथन है हमारी ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है, आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं लैपटॉप में, उसको सीख सकते हैं और उसकी मदद से अलग-अलग प्रोग्राम्स वगैरह बना सकते हैं। पोर्टेबल लैंग्वेज है, पोर्टेबल मतलब होता है कि जो चीज़ ले जाने में आसान रहे, ऐसे ही पाइथन भी है जिसको आप विंडोज़, मैक, लिनक्स अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से आप रन करा सकते हैं और उसकी मदद से अलग-अलग एप्लीकेशंस आप जनरेट कर सकते हैं। पाइथन का एक और की फीचर है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है, साथ में फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी इसमें कर सकते हैं आप। फंक्शंस की मदद से आप भी प्रोग्राम बना सकते हैं, साथ में आप ऑब्जेक्ट को मेन बनाते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसमें कर सकते हैं। कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि सी प्लस प्लस होगी, जो कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो फंक्शनल बेस नहीं होती है, उसके कोई भी अलग से फंक्शन उसमें ज़्यादा नहीं दिए होते हैं। लेकिन पाइथन जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और फंक्शनल लैंग्वेज भी है, तो दोनों ही काम इसमें आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं पाइथन का। अगर आपको पाइथन की मदद से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो सिंपल जैसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दो, तो सेम ऐसे ही हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज़, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होके आ जाएगा। आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, तुरंत हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ पर और समझ लेते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, उनके पहले और बाद में हम लोग डबल इनवर्टेड कॉलन का यूज़ करते हैं। जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा, उसमें आप इस तरीके से डबल इनवर्टेड कॉलन आप यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन जो नंबर होता है, वो सिंपल लिखा जाता है। उसके पहले और बाद में इनवर्टेड कॉलन यूज़ नहीं किए जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई नंबर लिखा पाइथन के अंदर, आप चाहते हैं इसको प्लस माइनस करें, तो सिंपल आप प्लस माइनस करिए। लेकिन अगर आपने इसके पहले और बाद में डबल इनवर्टेड कॉलन यूज़ कर दिया, तो ये नंबर नहीं रह जाएगा, ये एक टेक्स्ट बन जाएगा। अब इसको लेके आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट किसी भी दूसरे नंबर या टेक्स्ट के साथ में प्लस माइनस नहीं हो सकता है। जैसे कि हम कहें ये लिनक्स लिखा हुआ है, अब लिनक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? तो कोई मैथ का नंबर कोई नहीं लिखा है, इस वजह से लिनक्स हमारा 2 टाइम लिख कर के आएगा या फिर एरर आएगी, ये चीज़ें आएँगी। सेम ऐसे ही डबल इनवर्टेड कॉलन के साथ में हम लोग प्रिंट लिखेंगे, तो टेक्स्ट हमारा माना जाएगा। अगर उसको नॉर्मल हम टाइप कर रहे हैं, तो नंबर हमारा नॉर्मल रहता है। तो प्रिंट फंक्शन में लिखाया, हमने टाइप किया हेलो वर्ल्ड, जिसकी मदद से हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। सेकंड टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ऐसे ही लेते हुए चल सकते हैं। सेकंड देखिए, हमारे पास में पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें, उसको सेटअप कैसे करेंगे। अब जैसे कि हमने समझा, हम बस थ्योरी को कवर कर रहे हैं यहाँ पे, पाइथन की थ्योरी क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, बस उसको हम कवर कर रहे हैं। जब प्रैक्टिकल रहेगा तो इसको प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएँगी। अभी बस आप थ्योरी पर फोकस करिए कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पाइथन को अगर हमें इंस्टॉल करना है, तो उसकी ऑफ़िशियल साइट कौन-सी होती है, तो आप बता पाएँगे python.org, ये इसकी ऑफ़िशियल साइट होती है, जहाँ से हम पाइथन को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस इतनी-इतनी चीज़ें हम लोग समझते हुए चलेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल में नहीं जाएँगे अभी। आगे इसी में देखिए बताया गया कि पाइथन को आप इंस्टॉल तो आपने कर लिया python.org से, लेकिन अब आप उसकी टाइपिंग कहाँ पर करेंगे? मतलब उसके प्रोग्राम्स को लिखेंगे कहाँ पे, टाइप कहाँ पर करेंगे? तो उसको टाइप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडियली सॉफ्टवेयर जिसका होता है वो आपको मिल जाता है। जब आप python.org से पाइथन को डाउनलोड करोगे, तो पाइथन लैंग्वेज भी डाउनलोड होती है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगी, और उसको लिखने के लिए एक आइडियली सॉफ्टवेयर भी आपके पास डाउनलोड हो जाता है। इसके लिए आप अलग से वीएस कोड डाउनलोड कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक और भी ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं मार्केट में, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं पाइथन को लिखने के लिए। तो सिंपल इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, python.org साइट पर जाएँगे, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप उसको सेटअप कर सकते हैं। देन
आप इनमें से किसी भी एक एप्लीकेशन का यूज़ करके उस पे पाइथन के कोड्स को टाइप करते हुए उसको रन करा सकते हैं। इसके आगे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है पाइथन की हिस्ट्री से, हू क्रिएटेड पाइथन? पाइथन को किसने बनाया? तो अगर हम बात करें पाइथन के क्रिएटर की, तो गुइडो वॉन रॉसम, ये एक डच प्रोग्रामर थे। आगे देखिए दिया गया है, डच प्रोग्रामर थे गुइडो वॉन रॉसम, नीदरलैंड से, जिन्होंने क्या किया था, पाइथन को डेवलप किया था। तो ये इनकी हिस्ट्री है, पाइथन को गुइडो वॉन रॉसम ने डेवलप किया था। कब डेवलप की गई थी? आगे देखिए इसी में दिया गया है। 1980 से इन्होंने बनाना इसको स्टार्ट कर दिया था, इस पे काम स्टार्ट कर दिया था। 1991 में फर्स्ट रिलीज़ हुआ, तो अभी हम उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। आगे इसी में समझिएगा, जो गुइडो वॉन रॉसम है, उनको बुलाया जाता था बेनिवोलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ, बीडीएफएल इनको बुलाया जाता था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पाइथन को डेवलप करने के लिए बहुत लंबे समय तक की इस पर काम किया था, पाइथन को डेवलप करने में, इसलिए इनको बीडीएफएल भी बुलाया जाता था। आगे अगर समझे पाइथन को कब क्रिएट किया गया, कब इसके वर्जन्स को रिलीज़ किया गया, देखिए बताया गया है। व्हेन वाज पाइथन क्रिएटेड? पाइथन वाज डेवलप्ड इन लेट 1980s। 1980 के दशक में पाइथन को बनाना स्टार्ट किया गया, डेवलपमेंट इस पर स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो पाइथन का ऑफिशियल वर्जन है, जो कि आपको याद रखना है, पाइथन का ऑफिशियल वर्जन जो फर्स्ट वर्जन था, पाइथन 0.9.0, इसको रिलीज़ किया गया था फरवरी 1991 में। फरवरी 1991 में पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन था, पाइथन 0.9.0, ये ऑफिशियल वर्जन था, इसको रिलीज़ किया गया था इस डेट पे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है, व्हाई वाज पाइथन क्रिएटेड? पाइथन को क्रिएट क्यों किया गया? जो गुइडो वॉन रॉसम थे, वो चाहते थे कि हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाएँ जो क्या हो, ईज़ी लैंग्वेज हो, साथ में पढ़ने में आसान हो। एक बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज बनाना चाहते थे, जो पढ़ने में भी आसान हो, साथ में लिखने में भी बहुत ही सिंपल हो, आसानी से हम उसको लिख सकें। उसके साथ ये चाहते थे कि जो लैंग्वेज रहे, आसान भी रहे, लिखने पढ़ने में भी आसान हो, साथ में पावरफुल भी लैंग्वेज होनी चाहिए। उस टाइम पर सी, एबीसी, इस तरह की लैंग्वेजेज़ उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थी, तो सेम ऐसे ही चाहते थे कि ऐसी ही लैंग्वेज हमारी बने, जो कि पॉपुलर भी रहे, लेकिन इन सब से अलग हट के ईज़ी टू रीड हो, साथ में सिंपल हो राइट करने में, लिखने में भी बहुत आसान हो। इन्हीं सब चीज़ों के चलते, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। क्रिसमस में 1989 से काम करना उन्होंने इस पर स्टार्ट कर दिया था। आगे अगर समझें कि पाइथन का नेम कैसे पड़ा, तो उस इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे भी गए थे। गुइडो रॉसम चाहते थे कि जब हम ऐसी एक लैंग्वेज बना रहे हैं जो आसान है, पढ़ने में, लिखने में आसान है, तो इसका कोई एक फन सा नाम भी रखा जाए, कोई मज़ेदार इसका नाम रखा जाए। तो उस समय ब्रिटिश कॉमेडी शो एक आता था, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस करके, जिससे ये एक्सपायर हुए थे। मतलब ये भी एक फ़नी शो था, ये भी एक पाइथन का भी नाम कुछ ऐसे ही रखना चाहते थे कि यूनिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, नेम में फ़न होना चाहिए। तो इसी मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस जो कॉमेडी शो आता था, इन्हीं में से उन्होंने पाइथन वर्ड को चूज़ किया हुआ था। आगे इसके की फीचर्स की बात करते हैं पाइथन के। क्या इसके की फीचर्स रहे? क्यों पाइथन इतना पॉपुलर हो गई उस टाइम से अभी तक की? क्योंकि ये ईज़ी है, रीड करने में और राइट करने में, पढ़ने और लिखने दोनों में भी बहुत आसान होती है। ओपन सोर्स है और फ्री है, ये बिल्कुल ही ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी पाइथन, अगर आपको पढ़ना है, सीखना है। साथ में ओपन सोर्स है, हर कोई इसके ऊपर काम कर सकता है, इसके डेवलपमेंट में काम कर सकता है। आप नए-नए कोड इसकी मदद से बना सकते हैं, उसको सेव करा सकते हैं। दूसरे लोग आपके कोड का यूज़ करके और भी काम कर सकते हैं। क्योंकि ये आसान है, लिखने पढ़ने में भी आसान है, तो काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं। इसीलिए इसकी लार्ज कम्युनिटी बन गई है इसको सपोर्ट करने के लिए। आप देखेंगे तो हर कहीं आपको पाइथन के डेवलपर मिल जाएँगे, आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उनसे बात करके उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। इसका एक बढ़िया की फीचर ये भी है कि क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे आसानी से वर्क करती है, चाहे विंडोज़ पे आप काम करें, मैक पे या फिर लिनक्स पे, सब पे ही बहुत ही आसानी से आप काम कर पाएँगे। ह्यूज़ इसमें लाइब्रेरी सपोर्ट मिलता है, कई सारी इसमें बनी बनाई लाइब्रेरीज़ आपको पहले से मिल जाती हैं, जैसे कि मैथ की लाइब्रेरीज़ हो गई, वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए लाइब्रेरीज़ हो गई, एआई वगैरह के लिए कई सारी इसमें लाइब्रेरीज़ होती हैं, बने बनाए कोड्स होते हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और आपको वो सब लिखना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप उनका यूज़ करते हुए अपने काम को कर सकते हैं। तो ये सारे की फीचर्स हैं पाइथन के। अगले टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, और सबसे पहले समझते हैं कि पाइथन का सिंटैक्स कैसे रहता है, साथ में उसमें आप कमेंट कैसे देंगे। सिंटैक्स का देखिए मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स टू राइट पाइथन कोड। पाइथन के कोड को लिखने का तरीका ही क्या बोला जाता है, सिंटैक्स बोला जाता है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश में कोई चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि हमने इंग्लिश में यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर हिंदी में आप बात करते हैं, तो क्या बोला जाएगा, वो आप एक ग्रामर के तहत आएँगी चीज़ें, वो सारी आप उस हिंदी या इंग्लिश की ग्रामर के अकॉर्डिंग ही आप बोल रहे होंगे, लिख रहे होंगे। ऐसे ही पाइथन की जब हम चीज़ें लिखते हैं ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए अच्छे से,
और हमारे काम करके दे पाए, तो इसी को हम लोग सिंटैक्स बोलेंगे। फिर हम पाइथन के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसमें सारे रूल दिए होते हैं कि आप पाइथन को कैसे लिखेंगे। कमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कोड को एक्सप्लेन कर पाएँ और अच्छे से अपने जो कोड हमने किया हुआ है उसको और अच्छे से समझा पाएँ। लेकिन ये एग्ज़ीक्यूट नहीं किया जाएगा पाइथन की तरफ से। पाइथन की तरफ से कंप्यूटर उसको पढ़ेगा नहीं, उसको नहीं समझेगा, बस प्रोग्रामर उसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक 10 लाइन का यहाँ पे एक प्रोग्राम इस तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम यहाँ पर हमने तो बना लिया, हम ये प्रोग्राम किसी और को भी देना चाहते हैं, या फिर हम भी अगर 4 दिनों के बाद इस प्रोग्राम को देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि प्रोग्राम हमने किस लिए बनाया है। ये यहाँ पे जो अलग-अलग लाइन हमने यूज़ की हैं, ये कौन-सी लाइन हमने क्यों यूज़ की? तो इसी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में एक इस तरीके से कमेंट डाल देंगे, मतलब 2-3 लाइन यहाँ पर लिख कर के रख देंगे ताकि हम बता सकें कि जो आगे वाली लाइन में है, इसमें क्या काम किया गया है। तो इसी को हम लोग कमेंट बोलते हैं। ये पाइथन की तरफ से नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन प्रोग्रामर लोग इसको समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और आगे के जो कोड्स दिए गए उसकी मदद से वो समझ पाएँगे। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कमिट देना पाइथन के अंदर, तो बिल्कुल सिंपल होता है। आप सिर्फ हैश सिंबल लगाएँगे। हैश सिंबल लगाने के बाद आप उस लाइन के अंदर जितना भी आप लिखना चाहते हैं, आप सारा कुछ लिख सकते हैं। वो लाइन आपकी कमेंट हो जाएगी और पाइथन की तरफ से नहीं पढ़ी जाएगी। बस आप उसको पढ़ सकते हैं, या जो भी प्रोग्रामर होगा कोडिंग ओपन करेगा वो उसको पढ़ पाएगा। जैसे कि हमने 2 लाइनें यहाँ पर लिखी, दिस इज़ अ कमेंट, एक लाइन लिखी हुई है। फिर हमने अगली लाइन में लिखा प्रिंट पाइथन इज़ ईज़ी, ये लाइन लिखी। उसी लाइन के अंदर हमने लिखा हैज़ दिस विल प्रिंट अ मैसेज। ये हमने 2 लाइनें लिखी हुई हैं, जिसमें एक लाइन में ये लिखा हुआ है और अगली लाइन में ये पूरी लाइन लिखी गई है। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो प्रिंट होकर के सिर्फ हमारे पास में पाइथन इज़ ईज़ी, बस ये एक लाइन हमारे पास में लिख कर के आएगी, पाइथन इज़ ईज़ी। बाकी जो इसके ऊपर वाली लाइन है और इसके साइड वाली लाइन है वो कमेंट हो जाएगी। मान लीजिए पाइथन यहाँ से स्टार्ट हुआ इंटरप्रेटर, उसने क्या किया, यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट किया। पहली लाइन में देखा कि हैज़ लगा है तो इस लाइन को पूरी छोड़ देगा। अगली लाइन पे आएगा, यहाँ से इस चीज़ को पढ़ेगा और इसको एक्जीक्यूट करा के हमें ये आंसर दे देगा। यहाँ पे आपको ये आंसर मिल जाएगा, पाइथन इज़ ईज़ी। उसी के साथ आगे लाइन पढ़ते रहेगा, फिर देखेगा हैज़ लगा है तो फिर इस पूरी लाइन को छोड़ देगा, फिर इसको नहीं पढ़ेगा। तो इस तरीके से ये होता है पाइथन में कमेंट देना। कमेंट देने से ये फ़ायदा होता है कि आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो, दूसरों को और अच्छे से समझा सकते हो। अगले टॉपिक को समझते हैं इसी में। आगे टॉपिक्स देखिए हमारे पास में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर और डेटा टाइप्स कौन-कौन से होते हैं। वेरिएबल्स और डेटा टाइप की बात करते हैं। वेरिएबल्स एक तरीके की बॉक्सेस होते हैं। मान लीजिए जैसे ही आप चाहते हैं कि 2+2 को हम ऐड करें, तो सबसे पहले जो 2 और 2 है इसको कहीं न कहीं तो आप स्टोर करेंगे। जैसे 2 और 2 ये आपने लिखा है, आप चाहते हैं इन दोनों को ऐड करें और आंसर हम चाहते हैं हमारे पास 4 आ जाए। तो इस 4 आंसर तब आएगा जब आप इन 2 नंबर्स को कहीं पास स्टोर कराएँगे। जैसे अगर हम आपसे कहें 2+2 को ऐड करिए, तो आप क्या करते हैं, सबसे माइंड के अंदर सबसे पहले 2 और 2 ये दोनों नंबर्स आपके माइंड में कहीं पे जाके स्टोर होते हैं और फिर आप उसका आंसर देते हो 4 और उसको भी कहीं न कहीं स्टोर करते हो। देन वो बताते हो कि आंसर भैया 4 है आपका। सेम ऐसे ही आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे छोटा-सा, कंप्यूटर की मेमोरी में एक छोटा-सा बॉक्स बनेगा जिसका आप कोई नाम दे दोगे और इक्वल लगा के फिर वो वैल्यू लिखोगे। इसका मतलब है ए नाम के बॉक्स के अंदर पहले हमने 2 को टाइप किया, फिर ऐसे ही हमने एक दूसरा बॉक्स बनाया जिसका हमने नाम दे दिया बी। इस बी नाम के बॉक्स के अंदर हमने फिर से 2 टाइप किया, दूसरी वैल्यू टाइप की और एक सी नाम का बॉक्स बनाया जिसके अंदर हमारा आंसर आ गया 4, या हम कहें इसके अंदर हमने क्या किया, ए प्लस बी को हमने स्टोर करा दिया। इसकी मदद से क्या होगा, ए और बी दोनों वैल्यूज जो भी होंगी उसके अंदर वो जुड़ करके सी के अंदर आ जाएंगी। देन हम सी को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट फंक्शन की मदद से सी को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। यही वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल जो भी हमारा डेटा होता है उसको स्टोर करने का काम करते हैं कंप्यूटर मेमोरीज के अंदर। पाइथन की एक और खासियत है, एक की फीचर छोटा सा पाइथन का और है। पाइथन में अगर आप 2 टाइप करते हैं या कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं या कोई पॉइंट वाले नंबर टाइप करते हैं, ये सारे अलग-अलग डेटा टाइप के नंबर्स होते हैं। मतलब अगर आपने पॉइंट का नंबर कोई टाइप किया तो इसका मतलब कुछ और होगा, वो एक दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसको दूसरे तरीके से देखा जाएगा। कोई आपने टेक्स्ट टाइप किया तो उसको दूसरे तरीके से देखा जाएगा। ऐसे ही पाइथन में की फीचर पाइथन का ये है कि इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपने किस तरह की वैल्यू टाइप की है। आपने अगर 2 टाइप किया वो समझ जाएगा भैया ये इस तरह का डेटा टाइप है। आपने अगर कोई टेक्स्ट टाइप किया वो समझ जाएगा इस तरह का डेटा टाइप है। आपको पहले से नहीं बताना पड़ता है। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, इनमें आपको पहले बताना पड़ता है कि हम यहाँ पे नंबर रखेंगे, फिर आप वो नंबर रखते हो उस बॉक्स के अंदर। लेकिन यहाँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब चलिए हम बात कर रहे हैं कि ये अलग-अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, तो इनका मतलब क्या हुआ? कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं?
देखिए, सबसे पहला हमारे पास डेटा टाइप आता है इंट डेटा टाइप। शॉर्ट में आप इसको इंट ही लिखोगे, जिसका मतलब होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट ना लगा हो, जैसे कि 5 हो गया, 902 हो गया, ये जो भी नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट नहीं लगा हो, वो हमारे इंटीजर नंबर बोले जाते हैं। दूसरा डेटा टाइप इसमें है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिनमें पॉइंट्स के नंबर लगे होते हैं, वो हमारे फ्लोट डेटा टाइप होते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप वो डेटा टाइप है, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो सारा हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में माना जाता है। तो कोई भी टेक्स्ट अगर आप टाइप कर रहे हैं वो सारा हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप बोला जाएगा, जिसको हम लोग एसटीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको इंट, फ्लोट और एसटीआर ही बोलोगे, बाकी चीजें फुल नाम नहीं लिखते हैं पाइथन में। दूसरा हमारे पास डेटा टाइप आता है, अगर आप ट्रू या फॉल्स कोई वैल्यू लिख रहे हो, सही या गलत आप वैल्यू लिख रहे हो, आप कोई लॉजिक लगा रहे हो कि हमें पता करना है कि क्या जो ए के अंदर वैल्यू है वो बी से बड़ी है या नहीं, तो आंसर या तो सही आएगा या गलत आएगा, हाँ आएगा या ना आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो इसी ट्रू फॉल्स को बताने के लिए भी एक डेटा टाइप होता है, जिसको हम लोग बूल डेटा टाइप बोलते हैं। फुल फॉर्म इसकी होती है बुलियन। इसको बताने के लिए हम लोग बूल डेटा टाइप यूज करेंगे। तो ये 4 डेटा टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे ही लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये भी डेटा टाइप होते हैं। इनको भी हम लोग अभी आगे समझेंगे। आप पहले बेसिक से सारी चीज़ें समझते चलिए। सबसे पहला इंट डेटा टाइप, जिसकी मदद से हम लोग इंटीजर नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। दूसरा आता है फ्लोट डेटा टाइप। तीसरा होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। और नेक्स्ट है हमारे पास बुलियन डेटा टाइप। एग्जाम्पल भी देखो दिया गया है, बहुत अच्छे से भी आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक बॉक्स बनाया नेम नाम का, इसको वेरिएबल बोलेंगे। एक बॉक्स है मेमोरी के अंदर, नेम नाम का बॉक्स बना, ये सारे हमारे वेरिएबल बोले जाते हैं। और उस बॉक्स के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर हमने जॉन को स्टोर कराया। अब देखिए, हमने जॉन लिखा, इसके पहले डबल इन्वर्टेड कॉलन और बाद में डबल इन्वर्टेड कॉलन लगाया हुआ है, तो ये हमारा कैसा डेटा टाइप बन जाएगा? स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारा ये बोला जाएगा। अगर इसको समझे तो ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। एज, हमने एक बॉक्स बनाया एज नाम का, एक वेरिएबल एज नाम का बनाया, जिसके अंदर 25 हमने स्टोर कराया। ये हमारा कैसा डेटा टाइप होगा? इंटीजर डेटा टाइप होगा। इंट टाइप का ये डेटा टाइप हमारा बोला जाएगा, क्योंकि अगर इसमें देखें तो कोई भी पॉइंट के नंबर नहीं दिए गए हैं। इसके आगे आता है हमारे पास प्राइस। प्राइस नाम का बॉक्स बनाया, उसके अंदर हमने लिखा 19.99। इसका मतलब है, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, तो ये हमारा डेटा टाइप बोला जाएगा फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई आप पॉइंट के बाद में भी चीजें लिख रहे होते हो, तो हमारा ये फ्लोट डेटा टाइप हो जाता है। इसके आगे एक हमने, मान लीजिए, एक और डेटा टाइप बनाया, एक वेरिएबल हमने बनाया जिसका नाम है इज एक्टिव। इज एक्टिव में हमने ट्रू स्टोर करा दिया। हम देखना चाहते हैं कि कोई, मतलब हम काम करना चाह रहे थे, उसी के अंदर हमने एक लाइन लिखी, एक बॉक्स बनाया इज एक्टिव, उसके अंदर ट्रू स्टोर कराया, तो ये हमारा बुलियन डेटा टाइप बोला जाएगा, जिसको हम लोग बूल से रिप्रेजेंट करते हैं। BOOL, बूल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना वेरिएबल बनाते हो, उसके अंदर इस तरीके से आप चीज़ें स्टोर करते हो। जो चीज़ें आपने स्टोर की हैं उसको आपको बताना नहीं है कि किस तरह की चीज़ है, किस तरह का डेटा है। बस जैसे ही आप स्टोर कराओगे, पाइथन ऑटोमेटिक इसको समझ जाता है। एक फंक्शन होता है टाइप नाम का, आप कहोगे इससे भैया टाइप नाम के फंक्शन की मदद से आप यहाँ पर बताओ इसका टाइप क्या है, एज का टाइप क्या है, प्राइस का टाइप क्या है, तो बता देगा। जो प्राइस का टाइप है वो फ्लोट डेटा टाइप है, एज का जो डेटा टाइप है वो इंट डेटा टाइप है, वो खुद ही आपको बता देगा। अगला टॉपिक है हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट। पाइथन के अंदर अगर किसी भी नंबर को आपको इनपुट में लेना है, आप चाहते हैं यूजर से कुछ हम इनपुट ले पाएं, साथ में यूजर को हम कुछ इनपुट दिखा पाएं, आंसर कुछ दिखा पाएं, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? पाइथन में एक हमारे पास इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन होता है। आप सिंपल लिखोगे इनपुट, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। जैसे ही जब भी ये लाइन आएगी, तो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर कर्सर वहां रुक जाएगा और वो यूजर से कहेगा कोई नंबर यहाँ पर इनपुट करो। आउटपुट अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम हमने बनाया वो कुछ आउटपुट दे हमारे यूज़र को, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? प्रिंट नाम का फंक्शन वहाँ पर यूज़ करते हो। प्रिंट फंक्शन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट होकर के आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देखें, हमने लिखा नेम। नेम क्या है? एक हमारा वेरिएबल है। किस तरह का वेरिएबल है अभी नहीं पता, जिस तरह की हम वैल्यू रखेंगे वैसा हमारा वेरिएबल बन जाएगा। इसके आगे हमने एक फंक्शन लगाया, इनपुट फंक्शन, उसके साथ एक लाइन भी हमने टाइप कर दी है, इंटर योर नेम, ये लाइन भी लिखी हुई है। तो क्या होगा? सबसे पहली लाइन जब हम इसको रन कराएंगे, लिख कर आएगा इंटर योर नेम, और उसी के साथ जो हमारा कर्सर है वहां पर ऐसे ब्लिंक करने लगेगा, रुका रहेगा, क्योंकि हमने इनपुट फंक्शन लगाया तो पहले में कोई नाम लिखना होगा। लेकिन जैसे ही आप वो नाम लिखोगे यहाँ पे, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? जाकर के नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब जो भी आपने पहली लाइन में लिखा इंटर योर नेम के आगे, वो स्टोर हो गया नेम में। फिर हमने कहा प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है? प्रिंट फंक्शन की वजह से हम आउटपुट दिखाएंगे, तो क्या आउटपुट दिखाएंगे?
हमने कहा सबसे पहले हेलो लिख कर के आना चाहिए, तो लिख कर के आएगा हेलो। फिर कॉमा लगा है, मतलब कि इसके साथ कुछ और भी प्रिंट कराएँगे, फिर हमने प्रिंट करा दिया नेम। नेम का मतलब जो हमने पहले नेम लिखा था वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए जो वेरिएबल में वैल्यू थी वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉलन नहीं लगाया है। ये टेक्स्ट था, हमें डबल इन्वर्टेड कॉलन लगाना चाहिए था, हमने नहीं लगाया। इसका मतलब है हम किसी वेरिएबल की बात कर रहे हैं। वेरिएबल कौन-सा? ये नेम वाला वेरिएबल जिसके अंदर अभी हमने एक नेम सेव किया है। तो अगर हम इसको रन कराएँगे तो हमारे पास एक सबसे पहले लाइन लिख कर आएगी, उसके आगे कर्सर रुका रहेगा, फिर हम कोई नाम उसके आगे लिखेंगे, वो नाम स्टोर हो जाएगा नेम वाले वेरिएबल के अंदर। फिर उसके आगे प्रिंट फंक्शन की मदद से लिख कर के आएगा हेलो, और जो हमने नेम स्टोर कराया था वो नेम लिख कर के आ जाएगा। तो ये 2 लाइन का आपका इस तरीके से प्रोग्राम बन गया जिसमें आपने इनपुट भी लिया और आउटपुट भी दिया यूज़र को। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कोई भी अगर इसमें से आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। उसको कमेंट सेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कुछ भी अगर गलती इसमें हो रही है, कुछ भी अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन आप तक की पहुँच रही है तो आप बता सकते हैं। उसे भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की सही चीज़ें बताने की आपको कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास में है ऑपरेटर्स। पाइथन में जैसे कि हमने कहा अलग-अलग डेटा टाइप्स होते हैं। अब जितने भी अलग-अलग डेटा टाइप्स हैं, उन पर आप अलग-अलग तरह के काम भी कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारे आते हैं, वो काम करवाने के लिए आते हैं हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का यूज़ हम कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन करा सकते हैं, कंपैरिज़न वगैरह भी करा सकते हैं ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। अब कौन-कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, इनको देखते हैं। मेनली हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, टाइप और भी हैं, लेकिन हम अभी बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, आगे चीज़ें समझते चलेंगे। पहला हमारे पास टाइप आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिन पे हम लोग अरिथमेटिक का कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको प्लस करना है तो आप प्लस ऑपरेटर लगाओगे, माइनस करना है तो आप माइनस ऑपरेटर लगाओगे। अगर आपको मल्टीप्लाई कराना है तो ये ऐस्ट्रिक हम लिखते हैं जिसकी मदद से हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अगर डिवाइड करना है तो हम लोग यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड स्लैश दिया गया है इसका यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम डिवाइड करा सकते हैं। डबल फॉरवर्ड स्लैश की मदद से भी हम लोग डिवाइड कराते हैं, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो आपका इंटीजर में आंसर आएगा। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ है 23 और इसको आप डिवाइड कराना चाहते हो 23 को 2 से। आप 2 से इसको क्या करोगे? डिवाइड कराओगे। तो जब 23 को 2 से डिवाइड कराएँगे हम लोग तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 11.5। कुछ ये हमारे पास में आंसर आ रहा होगा। 11.5 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये आंसर हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने यहाँ पे ये सिर्फ़ फॉरवर्ड स्लैश सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया, इसलिए हमारे पास कंप्लीट इसका आंसर आया। जो भी हमारे पास में पॉइंट के नंबर्स थे, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहीं पास में अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर यूज़ कर देते, तो इससे फिर क्या होता है 23 को अगर 2 से डिवाइड करते, तो सिर्फ़ जो आंसर हमारे पास में आता, वो सिर्फ़ आंसर आता 11, सिर्फ़ 11 हमारे पास में आंसर आता। क्योंकि वो क्या करता है डबल फॉरवर्ड स्लैश ये सिर्फ़ इंटीजर पार्ट को देते हैं, जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स होते हैं, उनको नहीं देते हैं। तो आप इसलिए हम लोग डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे। वहीं ये हमारा मॉड्यूलस बोला जाता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। इसका अगर आप यूज़ करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचता है हमारे पास, वो आंसर आएगा। जैसे हमने इसको इससे डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए? रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। तो यही आंसर आपको इस मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से मिलेगा। डबल एस्टेरिस्क अगर आप यूज़ करते हैं, तो किसी भी नंबर की आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं पावर कैलकुलेट करना 5 की 3 के साथ में, आप चाहते हैं 5 की पावर 3 हमारे पास आंसर आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे डबल एस्टेरिस्क आप यहाँ पे ऑपरेटर लगाएँगे, जिसकी मदद से आपको आंसर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आंसर 125 आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपके पास में आंसर आ रहा होगा अगर आपने डबल एस्टेरिस्क यूज़ किया। वहीं अगर सिंगल एस्टेरिस्क यूज़ करते तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता और 15 आपके पास आंसर आता। तो ये है हमारे सारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर। बहुत ही जल्दी से हमने सारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर समझ लिए। बहुत ज़्यादा थ्योरी समझने की ज़रूरत नहीं है। एक रिवीजन के साथ आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अगले हमारे पास टाइप्स आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से हम लोग एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ में कंपेयर करा सकते हैं। जैसे कि डबल इक्वल, इसका मतलब होता है कि क्या दोनों तरफ वैल्यू बराबर हैं या नहीं बराबर हैं। बराबर होने की अगर आपको कंपेयर करना है तो डबल इक्वल लगाते हैं। सिंगल इक्वल का देखिए मतलब होता है कि आप किसी वेरिएबल के अंदर उस चीज़ को रख रहे हो। लेकिन डबल इक्वल अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ए के अंदर 5 है या नहीं है। ए के अंदर जो वैल्यू क्या वो 5 के बराबर है या नहीं, इसको चेक कर रहे हैं। यही हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जिसको इक्वल ऑपरेटर भी बोलते हैं। सेकंड हमारे पास में नॉट इक्वल, ये हमारा नॉट इक्वल होता है, ये चेक करता है कि क्या उसके अंदर बराबर वैल्यू नहीं है, ये चेक करेगा नॉट इक्वल।
आप एक्सक्लेमेटरी लगाओगे और इक्वल लगाओगे। जैसे कि हमने टाइप किया यहाँ पर 2 डबल इक्वल 2 इस तरीके से। और इसको हम चेक करेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं है। अगर इसको रन कराएँगे तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा कि हाँ, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर हम एक ये हटा करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लगा दें, सबसे पहले लगाएँ एक्सक्लेमेटरी साइन और फिर डबल इक्वल, तो ये चेक करेगा कि क्या ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखा कि ये बराबर हैं, इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो गलत को ही चेक करता है। जब गलत होगा तभी ये जो नॉट इक्वल है ये सही बताता है। इसी के आगे हमारे पास में आता है लेस देन ऑपरेटर, ये चेक करेगा क्या कोई नंबर छोटा है। ये हमारे पास ग्रेटर देन ऑपरेटर, चेक करेगा क्या कोई नंबर बड़ा है या नहीं। इसके आगे लेस देन इक्वल नंबर आते हैं, वो चेक करेगा क्या कोई नंबर छोटा या बराबर है। इसके आगे आता है ग्रेटर देन इक्वल, ये चेक करेगा क्या कोई नंबर बड़ा या बराबर है। इसको चेक करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल हम लोग साइन लगाते हैं। तो ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। अगले आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या करते हैं, इसमें देखिए 3 ऑपरेटर दिए गए हैं, एंड, और, एंड नॉट। ये तीनों भी हमें ट्रू या फॉल्स आंसर देंगे, लेकिन एंड ट्रू या फॉल्स आंसर तब देगा, एंड ट्रू आंसर तब देगा जब हम जितनी चीज़ें इससे हमने पूछी होंगी एंड करके, जब वो सही सारी सही हो जाएंगी, तब हमें आंसर जो मिलेगा एंड आंसर मिल जाएगा। और आंसर तब हमें देता है जब जितनी भी चीज़ें हमने बताई उसमें से कोई एक सही होगी, तो और हमें ट्रू आंसर दे देगा। नॉट आंसर हमें तब देगा जब वो सारी चीज़ें जो होंगी वो गलत होंगी, फॉल्स आंसर आएंगी, तब हमें नॉट आंसर मिलेगा। तो ये हमारे लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जिनको कई सारे फंक्शंस के ऊपर ट्राई करके एक हम आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, देखिए आगे दिया गया है, ए हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 5 स्टोर किया, बी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 2 स्टोर किया। 2 वेरिएबल है हमारे पास, एक में 5 है, एक के अंदर 2 है। प्रिंट करें अगर a प्लस बी को, तो हमारे पास आंसर मिलेगा 7, जो कि हमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर को बता रहा है, प्लस एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर हमने लगाया है। अगली लाइन में हम देखना चाहते हैं कि क्या जो a है वो बड़ा है b से, तो बिल्कुल यहाँ पर a बड़ा है b से, इसीलिए प्रिंट हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू। हमारे पास जो प्रिंट में मिलेगा वो ट्रू आउटपुट आपको प्रिंट में मिल जाएगा। इसके आगे हमने क्या किया, लॉजिकल एंड लगाया हुआ है। हम चेक कर रहे हैं क्या जो a है वो बड़ा है b से, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, हाँ ये बड़ा है b से। साथ में हमने कहा क्या भैया बी जो है वो 0 से बड़ा है। अब जब ये भी ट्रू आएगा और ये भी ट्रू आएगा, तभी एंड ऑपरेटर हमें इसे कंबाइन करके ट्रू देगा। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी फॉल्स हो गई तो हमारे पास फॉल्स आंसर आ जाएगा। ये करता है एंड ऑपरेटर। एंड अपने जितने भी बार हमने एंड लगाया होगा सबको सही होगा तभी हमें ट्रू बताएगा, और कहता है कि जितनी बार आपने लगाया उसमें से कोई एक सही होना चाहिए, तब हमें ट्रू आंसर मिल जाएगा। तो ये थे आपके सारे ऑपरेटर्स, जिसमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देखे हुए हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग कैसे यूज करते हैं पाइथन के अंदर। इफ इल्स इल्स ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसको भी समझ लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं ताकि हम कोई डिसीजन ले पाएँ। मतलब मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, अब उसमें से आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप कुछ इंस्ट्रक्ट पता लगाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के साथ में देखिए, मान लीजिए आप पता लगाना चाहते हैं कि जो एज कोई मान लीजिए यूज़र होगा वो इनपुट करेगा कोई एज, आप उस एज के बेसिस पे आप उसको एक मैसेज देंगे, प्रिंट करके एक मैसेज प्रिंट करेंगे, क्या वो अडल्ट है या अडल्ट नहीं है। या फिर किसी ने अगर एज आपको दी, एक एज आपने इनपुट में ली, अब आप उसको लेते हुए बताएंगे कि क्या वो वोट कर सकता है या वोट नहीं कर सकता है। तो इसी को डिसीजन लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का। कंडीशनल स्टेटमेंट आप कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम लोग इफ़, इलिफ या फिर इल्स, ये सारे जो कीवर्ड्स होते हैं इनका हम लोग यूज़ करते हैं। अब पाइथन में बात आती है कीवर्ड्स क्या होते हैं। पाइथन में टोटल 32 आपको कीवर्ड्स मिलते हैं, जो उसमें पहले से रिजर्व करके रखे जाते हैं पाइथन में, उनका आप यूज़ नहीं कर सकते हो, उनका कोई ना कोई मतलब होता है पाइथन के अंदर। ऐसे ही ये भी हमारे पास में फंक्शंस हैं, कीवर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि इफ़ होता है, इफ़ मतलब यदि, इसका हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी कंडीशन को चेक करने के लिए। अगर ये कंडीशन गलत होती है देन हम इल्स कंडीशन लगाते हैं, फिर चेक करते हैं अगर ये इफ़ वाली कंडीशन गलत है तो ये दूसरी वाली आप कंडीशन चेक करिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, हमने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर इनपुट हम लेंगे या फिर हम पहले से टाइप कर रखे हैं 18, हमने 18 इसमें टाइप किया, वो चला जाएगा एज के अंदर। अब हम चेक करेंगे कि इफ़ अगर यदि एज जो है हमारी वो अगर ग्रेटर देन है, मतलब एज ज़्यादा है या बराबर है किसके, 18 के, जो कि हाँ हम देख रहे हैं कि बराबर है, ग्रेटर देन नहीं लेकिन इक्वल है, मतलब ये कंडीशन हमारी लग रही है तो क्या होना चाहिए, प्रिंट हो जाए अडल्ट, ये अडल्ट हमारे पास प्रिंट होके आ जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, ये पहले वाली कंडीशन फेल हो गई, एज हमारी छोटी रह गई 18 से, तो यहाँ पर क्या होगा, इल्स, देन ये प्रिंट होगा, देन हमारी अगली वाली कंडीशन चलेगी, इल्स में आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे नॉट अडल्ट, तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा।
मतलब सबसे पहले ये कंपेयर कराएगा चीज़ों को, इफ़ वाली कंडीशन, अगर ये लग रही है इफ़ वाली कंडीशन तो ये वाली हमारी कंडीशन आ जाएगी, तो ये प्रिंट हो जाएगी लाइन। अगर ये कंडीशन नहीं लग रही है तो दूसरी वाली कंडीशन चेक करेगा और प्रिंट कर देगा दूसरी वाली लाइन। ऐसे ही बीच में अगर कई सारी आप और भी कंडीशन चेक कराना चाहते हैं तब हम लिखते हैं इलिफ। इफ लिखते हैं सबसे पहली कंडीशन के लिए। जब कोई कंडीशन नहीं देनी होती भैया, अगर कोई भी कंडीशन ना लगे तो लास्ट में सिर्फ आप ये प्रिंट कर देना, तब इल्स हम लोग लिखते हैं। इलिफ बीच में बार बार कंडीशन को चेक कराने के लिए लिखते हैं। तो इस तरीके से आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं पाइथन के अंदर। तो ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये जितने भी आपको टॉपिक्स इसमें बताए जा रहे हैं ये सारे आपके पाइथन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। चाहे आपका जुलाई 2025 का एग्ज़ाम हो या फिर उसके आगे के आने वाले एग्ज़ाम्स हो, इन सब में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगला टॉपिक है देखिए हमारे पास लूप्स। पाइथन में लूप क्या होते हैं और क्यों इनका यूज़ करते हैं। देखिए सबसे सिंपल में समझें तो लूप हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अपने कोड को, लाइन को रिपीट कर सकें बार बार किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए हम लोग उसमें लूप लगाते हैं। अब पहले कौन कौन से लूप है उनको समझते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। हमारे पास सबसे पहला लूप आता है फॉर लूप। इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी लिस्ट के साथ में या किसी भी रेंज के साथ में। मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई हुई है। लिस्ट का मतलब एक आपने बड़ा बक्सा बनाया हुआ है, उसके अंदर कई सारे आपने आइटम्स को स्टोर करके रखा हुआ है। हम चाहते हैं इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये सारी क्या करें, बाहर आ जाएं और उन सब में एक एक ऐड होकर के फिर हमें दिखाई दें। मान लीजिए यहाँ आपने लिखा है 2, यहाँ 5, 7, 9 ऐसा कुछ, तो हम चाहते हैं 2 एक ऐड होकर के पहले 3 यहाँ लिख करके आ जाए, 5 ऐड एक होकर के 6 लिख करके आ जाए, 9 एक ऐड होकर के यहाँ पर 10 लिख करके आ जाना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, बार बार इसको ऐड तो बाहर निकालेंगे नहीं, फिर उसमें रन कराएं, कई बार हमें लाइन्स लिखनी पड़ेगी। हम सिंपल उसमें फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप की मदद से वो क्या करेगा, पहले इसके पास जाएगा, एक जोड़ेगा, प्रिंट करा देगा, फिर अगले वाले के पास जाएगा, एक जोड़ेगा, प्रिंट करा देगा, फिर अगले वाले के पास जाएगा, एक जोड़ेगा, प्रिंट करा देगा, और ये ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी लिस्ट आपकी प्रिंट नहीं हो जाती है आपके कंडीशन के हिसाब से। तो यही हमारे लूप काम में आते हैं। ऐसे ही आता है हमारे पास में वाइल लूप। वाइल लूप यूज़ करते हैं। वाइल लूप आप लगाएंगे तो ये तब तक की उस कंडीशन को रन कराता रहेगा, तब तक की लूप ये चलाता रहेगा जब तक आपने जो कंडीशन बताई हुई है वो जब तक कि ट्रू नहीं हो जाती। जैसे कि आप लिस्ट पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने एक लिस्ट बनाई, इसमें आप वाइल लूप लगाते हैं और कहते हैं कि ये तब तक चीज़ों को प्रिंट कराता रहे जब तक इसको कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिल जाती, इसके अंदर कोई एक ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो कि 10 से बड़ा हो। तो ये क्या करेगा, तब तक उस लिस्ट में चलता रहेगा। जैसे कोई नंबर 10 से ग्रेटर देन मिलेगा फिर वो आगे लूप नहीं चलाएगा और लूप खत्म हो जाएगा। फिर जो आपने आगे लाइन लिखी होंगी वो चलती रहेंगी। इसी के एग्जाम्पल के साथ देखिए यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। अगर हम एग्जाम्पल इसका देखें तो फॉर लूप के लिए हमने क्या किया, फॉर लूप के लिए यहाँ पर एक लूप बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास पहली वाली लाइन कमेंट रहेगी। हमने सिंपल लिखा फॉर आई इन रेंज 5। देखिए रेंज नाम का एक हमने फंक्शन लगाया। तो ये रेंज नाम का फंक्शन क्या करता है, 1 से लेकर के 5 तक की आपके नंबर्स प्रिंट करता है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर 4 तक की प्रिंट करेगा 0 के साथ में। तो टोटल 5 नंबर ये प्रिंट करता है। लेकिन हमने कहा फॉर आई इन रेंज 5, जो रेंज थी हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, इन सबको हमने एक आई मान लिया और सबसे पहले हमने कहा प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, आई प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली बार जाएगा, देखिएगा अब तो हमें 1 मिल रहा है तो फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से प्रिंट करेगा। जब 4 तक की प्रिंट हो जाएंगे रेंज पूरी खत्म हो जाएगी। फिर आपने जो आगे लाइन लिखी होगी वो फिर चलना स्टार्ट कर देगी। कुछ इस तरीके से फॉर लूप आप बनाते हैं। वहीं वाइल लूप अगर आपने लगाया हुआ है, अगर वाइल लूप आप बना रहे हैं तो इसमें देखिए क्या रहेगा, आपने एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम का जिसकी वैल्यू कर दी 0। अब आपने कहा कि भैया ये वाइल मतलब जब तक कि हमारा लूप तब तक चलता रहना चाहिए जब तक काउंट जो है वो छोटा रहे 5 से। जब तक 5 से छोटा रहे हमारा काउंट तब तक ये चलता रहना चाहिए। और आपने कहा प्रिंट कर दो काउंट को, तो क्या करेगा 0 को प्रिंट कर देगा। अगली बार काउंट में आपने कहा प्लस इक्वल 1, मतलब काउंट में जो वैल्यू है उसमें एक जुड़ जाए, तो अब वैल्यू हो गई काउंट में 1। अब 1 से कंपेयर कराएगा, यहाँ पर 1 लिख करके आएगा, देखिएगा 1 भी छोटा है 5 से तो उसको प्रिंट करा देगा। अगली बार फिर आपने कहा एक जुड़ जाते, यहाँ हो गई 2 वैल्यू, फिर से 2 यहाँ पर कंपेयर होगा, 2 भी देखेगा छोटा है 5 से तो प्रिंट कर देगा। अगली बार एक और ऐड हो जाकर 4 हो जाएगा, 4 भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 होगा तो 5 हमारा इक्वल आता है 5 के, तो ये प्रिंट नहीं होगा, कंडीशन रन नहीं हुई। देन ये क्या करेगा, लूप आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी फॉर लूप की मदद से हमने 0 से लेके 4 तक के हमने नंबर्स को प्रिंट कराया।
और यहाँ पर भी हमने 0 से लेके वाइल लूप की मदद से 0 से लेके 4 तक की नंबर्स को प्रिंट कराया हुआ है। तो ये 2 तरीके होते हैं आपके लूप लगाने के पाइथन के अंदर। चलिए इसी के साथ अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारे पास में फंक्शंस। पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं, इनको हम लोग समझते हैं। देखिए फंक्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइज किया हुआ मतलब बहुत ही अच्छे से रखा हुआ ब्लॉक ऑफ कोड होता है हमारे पास, जिसका हम जब चाहें रीयूज बार बार हम उसका कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है इतना बड़ा, मतलब कई लाइंस का हमने एक फंक्शन बनाया है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, नए नए ओटीपी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एक छोटा सा हमें प्रैक्टिकल दिया गया कि हमें क्या करना है, ओटीपी जनरेटर एक बनाना है जो रैंडम नंबर मतलब नए नए हर बार ओटीपी बना के हमें दे। तो हमने कई लाइन्स यहाँ पर टाइप करते हुए एक फंक्शन यहाँ पे बना लिया ओटीपी जनरेट करने का। अब हम चाहते हैं ये प्रोग्राम में हमें कई बार इसका यूज़ करना है। अब दिक्कत आएगी कि हमें बार बार वही लाइनें बार बार लिखनी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको एक क्लास बना देंगे, इसका एक फंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन का यहाँ पर नाम दे देंगे। अब फंक्शन कैसे बनाया जाता है अभी उसको देखते हैं 1 मिनट में ही। बस यहाँ पे उस फंक्शन का एक नाम दे देंगे और जब भी हमें ये पूरा फंक्शन चाहिए होगा, इसके अंदर की लाइनें चाहिए होंगी, बस हम उसी फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे और इसके अंदर जितनी भी हमने लाइनें लिखी होंगी वो सारी वापस से हमारे पास में यहाँ आ जाएंगी और हमारे काम हो जाएंगे। हम आगे की अपनी लाइन्स वैसे ही फिर लिखते रह सकते हैं। तो यही आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी फंक्शन इसीलिए यूज़ किए जाते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड्स जिसको हम बार बार यूज कर पाए, यही हमारा फंक्शन होता है। अब बनाते हैं कैसे फंक्शन, तो एक क्वेश्चन आपसे वो लेवल में पूछा जाता है थ्योरी के एग्जाम में कि कोई भी फंक्शन बनाने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड लिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग डेफ कीवर्ड लिखते हैं जिसकी मदद से हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर जो भी आपको फंक्शन का नाम देना है आप अपना नाम दे सकते हो, कोई भी फंक्शन का नाम रख सकते हो। ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, इसके अंदर आप जितनी भी लाइंस यहाँ पर टाइप करेंगे वो सारी आपकी इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगी। अगली बार जब भी आपको ये फंक्शन कॉल करना होगा, बस आप इस फंक्शन का नाम यहाँ पर टाइप करोगे। हमने टाइप किया ग्रीट एलिस, तो यहाँ पर देखिए ग्रीट के अंदर हमने नेम एक वेरिएबल बनाया था, प्रिंट किया था हेलो नेम। अब जब भी हम यहाँ पे हमने लिखा ग्रीट मतलब हमारा फंक्शन और हमने एलिस टाइप कर दिया मतलब कि इस वेरिएबल की वैल्यू, तो जहाँ पर भी प्रिंट में नेम की जगह पर एलिस आ जाएगा, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। जितनी भी आपने लाइन लिखी होंगी सारी यहाँ पर आपको रन होकर के आपको दिखाई दे जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ लिख कर आएगा हेलो एलिस, इस तरीके से कुछ लिखा होगा। आप इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर सकते हैं या नहीं भी पास कर सकते, इसको पैरामीटर बोलते हैं। आप सिंपल बनाते हैं ग्रेट ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, इसके अंदर जितनी भी लाइनें आप लिख दीजिए। बस आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रेट ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, उसके अंदर जो भी फंक्शन में आपने लाइन लिखी होंगी सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। यही होता है पाइथन के अंदर फंक्शन। ऑर्गेनाइज किया हुआ ग्रुप ऑफ कोड्स होता है जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें बार बार वो लाइंस नहीं लिखनी पड़ती हैं, आसानी रहती है प्रोग्राम को आगे काम में लेने। अगला टॉपिक देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी की। अभी हमने बात किया था कि हमारे पास कई तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सारे हमारे डेटा टाइप होते हैं। इसी में कुछ डेटा टाइप और आते हैं, जैसे कि आता है लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। इन तीनों को हमने अलग से क्यों रखा है और ये तीनों में पहले सिमिलरिटी क्या, मतलब इनमें कॉमन चीज़ें क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये तीनों चीज़ें जो हैं इनमें हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ में रख सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक साथ में रख सकते हैं। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी मान लीजिए एक तरह का यहाँ पर एक बॉक्स आपका बना देता है, एक तरह का कंटेनर बना देता है जिसके अंदर कई सारी चीज़ें आप लोग स्टोर करके रख सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग कई सारी चीज़ें एक साथ स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अब इन तीनों में कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले देखिए जो लिस्ट होता है उसमें ऑर्डर में सारी चीज़ें रहेंगी, जो भी आप रखेंगे सब एक ऑर्डर में लिख करके आएगा, चाहे ABCD में ऑर्डर में रहे या 1 2 3 में। दूसरा इसमें होता है लिस्ट की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये चेंजेबल होती है, मतलब आपने एक किसी नाम का एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर कुछ चीज़ें रखी, बाद में आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से इसके अंदर की चीज़ें चेंज कर सकते हो। ये लिस्ट के साथ होता है अगर आपने लिस्ट बनाया हुआ है। अब टपल की बात करते हैं। टपल में भी ऑर्डर में सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन टपल में अगर आप जो चीज़ें रखते हो उनको चेंज नहीं कर सकते हैं आप बाद में। आपने एक बॉक्स बनाया, टपल आपने एक बनाया जिसके अंदर कई सारी चीज़ें रखी, आप चाहते हैं बाद में कि इसमें से किसी एक हम डेटा को हटा करके उसकी जगह कुछ और वैल्यू यहाँ पर टाइप कर दें, तो आप टपल में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब बात आती है डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी के अंदर जो भी आपको वैल्यूज़ मिलती हैं की और वैल्यू की पेयर में मिलती हैं, मतलब एक साथ दो दो वैल्यूज़ आप स्टोर कराते हो, जैसे कि नेम, जॉन, एज, 30 इस तरीके से। तो यहाँ देखें तो ये दो दो के पेयर में दो वैल्यूज़ हमने सेव की, एक है नेम
जो कि की बोली जाएगी, दूसरा है जॉन जो कि वैल्यू बोली जाएगी। तो यही हमारे होते हैं। अब देखिए लिस्ट अगर आपको बनानी है तो सबसे पहले तो हम एक लिस्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे, जो भी हमें नाम देना हो वो हमने नाम दे दिया। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इसके अंदर जितनी भी चीजें आपको रखनी है सब कॉमा कॉमा करके आप रख सकते हैं। तो माना जाएगा कि फ्रूट्स नाम की आपने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर आपने 3 आइटम से स्टोर कराए हैं। जितनी भी चीजें रखनी है आप कॉमा कॉमा करके रखते जाइए। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, इसीलिए हमारे टेक्स्ट रखा हुआ है। अगर कोई नंबर लिखना है तो सिंपल आप वो नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे और देन कॉमा लगा देंगे। तो अभी हम बोलेंगे कि हमारी जो लिस्ट है फ्रूट्स नाम की उसके अंदर 4 आइटम्स लिखे हुए हैं, एक है एप्पल, बनाना, 2 और चेरी। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब जो लिस्ट होती है उसके अंदर कई सारे हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं अलग अलग फंक्शन की मदद से। जैसे कि एक हमारे पास फंक्शन दिया गया है फ्रूट्स डॉट अपेंड। हमने सबसे पहले अपनी लिस्ट को बुलाया। डॉट अपेंड एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम अपनी लिस्ट के लास्ट में कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो हमें क्या यहाँ पर ऐड करना था, ऑरेंज। हमने लिखा फ्रूट्स डॉट अपेंड ऑरेंज। इसका मतलब हो अब हमारी लिस्ट के अंदर 4 आइटम्स हो गए, एप्पल, बनाना, 2 चेरी और एक पांचवा आइटम ऐड हो गया ऑरेंज। ये भी इसके लास्ट में ऐड हो गया। तो इस तरह कई सारे और भी फंक्शन होते हैं जिसमें लिस्ट के साथ हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट करना है लिस्ट को तो आप लिखेंगे प्रिंट, सिंपल अपनी लिस्ट का नाम। तो क्या होगा, लिस्ट आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। सारी चीजें लिस्ट के अंदर जो भी लिखोगी लिख करके आ जाएंगी। आप चाहते हैं पहला आइटम है, दूसरा, तीसरा, कोई एक स्पेसिफिक आइटम है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर बताना पड़ता है। लेकिन जो नंबरिंग स्टार्ट करता है वो 0 से, पहले 0 मानेगा फिर 1 2 3 इस तरीके से प्रिंट करके देगा। अगर आपने लिस्ट का नाम लिखा फिर आपने यहाँ पर कोई नंबर पास कर दिया तो उस नंबर की उस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर पूरी लिस्ट चाहते हैं तो सिंपल सिर्फ लिस्ट का नाम लिखिए और रन करा दीजिए, पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। सेम ऐसे ही टपल में भी देखिए, अगर आपको टपल बनाना है तो आप पहले टपल का नाम लिखेंगे। लेकिन लिस्ट के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, टपल के अंदर आप पैरेंथेसिस यूज करेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट ये यूज करेंगे। इसके अंदर जितनी वैल्यू आपको रखनी है कॉमा कॉमा करके वो सारी वैल्यूज लिख देंगे। प्रिंट करेंगे अपने टपल को, उसके टपल के अंदर जितनी भी चीजें होंगी सारी प्रिंट हो जाएंगी। अगर आपने पोजीशन बता दी तो उस पोजीशन की सिर्फ वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे हमने 0 बताया तो रेड प्रिंट हुआ यहाँ पर, या हमने 1 बताया तो सेकंड नंबर पे हमारे पास में था बनाना, तो ये बनाना हमारे पास प्रिंट हो गया। डिक्शनरी की अगर हम लोग बात करें, जैसा हमने बताया की और वैल्यू के पेयर में सारी चीजें रखते हैं, तो हमने लिखा पर्सन नाम की एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपनी की कॉलन लगाएंगे, फिर उसके बाद में वैल्यू, फिर कॉमा। आप दूसरी वैल्यू लिखेंगे तो फिर से की कॉलन लगाते हुए फिर उसकी वैल्यू, फिर कॉमा, फिर की वैल्यू, कॉमा, की वैल्यू। इस तरीके से हम डिक्शनरी में चीजें सेव करते हैं। आपको प्रिंट करना है अपनी डिक्शनरी, सिंपल डिक्शनरी का नाम लिखिए, डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट हो या की प्रिंट हो तो उसके लिए आपको की या वैल्यू का नेम देना होगा। उम्मीद है आपको लिस्ट, टपल, डिक्शनरी तीनों टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं। अगले टॉपिक को समझते हैं जो कि है स्ट्रिंग ऑपरेशंस। स्ट्रिंग मतलब जैसे हमने बताया आप स्ट्रिंग एक बनाते हैं तो स्ट्रिंग के साथ कई सारे आप ऑपरेशंस उसमें कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ में आप काम कर सकते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस की मदद से। एक टेक्स्ट नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक वैल्यू हमने स्टोर कराई जिसका नाम है पाइथन। ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर है। हम चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए, हम चाहते हैं जो वैल्यू है वो कैपिटल लेटर में प्रिंट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेक्स्ट डॉट अपर। ये एक फंक्शन होता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं अपना वेरिएबल, जिस वेरिएबल में हमारी वैल्यू होती है, डॉट करके फिर हम अपना फंक्शन लगाते हैं। हमने अपना वेरिएबल बताया जिसका नाम है टेक्स्ट, डॉट करके अपर लिखा तो इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी सारी अपर लेटर में आ जाएंगी। लेकिन इसको हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर रखा हुआ है। इसकी मदद से ये देखिए हमारे पास प्रिंट होकर के आ रहा है पाइथन। ऐसे ही हमने अपना वेरिएबल लिखा, डॉट करके लोअर फंक्शन लगाया, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा, टेक्स्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी प्रिंट फंक्शन की मदद से हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगी। ऐसे ही लेंथ फंक्शन होता है, उसके अंदर आप जो भी वेरिएबल का नाम दे दोगे उसकी लेंथ आपको बता देगा। तो लेंथ के अंदर हमने टेक्स्ट नाम का वेरिएबल दिया, उसके अंदर टोटल 6 कैरेक्टर थे पाइथन लिखने के लिए और उसको हमने प्रिंट में रखा। तो प्रिंट ने क्या किया, हमें 6 आउटपुट यहाँ पर दे दी। इस तरीके से जो स्ट्रिंग होती है उसमें आप कई सारे ऑपरेशंस का यूज करते हो। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि पाइथन की मदद से कुछ भी फाइल बनाना, उनको रीड करना और उसके अंदर वापस से राइट करना, यही हमारा पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग बोला जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर कोई भी फाइल अगर आपको लिखनी है तो सबसे पहले आप फाइल का नाम देते हैं, उसके बाद में ओपन फंक्शन लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, फाइल का अपनी नाम बताएंगे। तो हमने बताया जो हमारी फाइल रहेगी उसका नाम रहेगा टेक्स्ट,
लेकिन फाइल किस तरह की रहेगी, तो डॉट टीएक्सटी हमने टाइप किया, इसका मतलब है नोटपैड की हम फाइल बना रहे हैं। किस फंक्शन की मदद से बनाएंगे, ओपन फंक्शन की मदद से। फाइल का नाम हमने क्या दिया, टेक्स्ट, कॉमा करके हमने डब्लू लिखा, ये होता है हमारा मोड। इसकी मदद से हम बता रहे हैं कि हम राइटिंग मोड में अभी हम है, टेक्स्ट जो हमने फाइल बनाई वो राइटिंग मोड में बनी हुई है। अब अगर आपको कुछ लिखना है तो क्योंकि हमने इसको वेरिएबल में सेव किया था, अब उस वेरिएबल को हम बुलाएंगे, डॉट करके राइट फंक्शन लिखेंगे। अब इसके अंदर जो भी लिखना होगा हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बाद में आप फाइल डॉट क्लोज, क्लोज फंक्शन जरूर से लगाते हैं कोई भी फाइल बनाने के लिए। तो हमने कहा जो फाइल नाम का वेरिएबल था इसको अब क्लोज कर दिया जाए। सिंपल आप समझिए, एक जैसे आप फाइल बनाते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं, कुछ भी सेव करते हैं, उस पर नाम देके सेव कर देते हैं, ऐसे ही हमने भी एक फाइल बनाई जिसका नाम है टेक्स्ट, उसको हमने राइट मोड में ओपन किया। लेकिन अगर पाइथन में काम करना है तो उसको कहीं पर तो उसके कंटेंट को रखना पड़ेगा, तो हमने एक फाइल नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर जो टेक्स्ट के अंदर का कंटेंट था उसको हमने फाइल के अंदर रख दिया। अब उस फाइल के साथ हमने एक फंक्शन यूज किया राइट, जिसकी मदद से पाइथन की मदद से हम कुछ लिख पाएंगे। इसी तरीके से हमने इसके अंदर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लाइन को लिख दिया। बाद में फाइल को हम क्लोज भी कर देंगे कि फाइल का अंदर का जो कंटेंट है वो वापस फाइल में ही चला जाए, पाइथन के पास में ना रहे। अब अगर आपको कोई भी फाइल में रीडिंग करनी है, कुछ भी पढ़ना है उस फाइल के अंदर का, तो रीडिंग करने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे फाइल ओपन, ओपन फंक्शन ही लगाएंगे, अपनी फाइल का नाम देंगे, लेकिन यहाँ पे मोड आर यूज करेंगे, ये होता है रीडिंग मोड के लिए, वहीं डब्लू राइटिंग मोड के लिए यूज करते हैं। प्रिंट फंक्शन मतलब हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, फाइल को प्रिंट करेंगे, लेकिन डॉट रीड फंक्शन लगाते हुए इसके अंदर के कंटेंट को हम लोग प्रिंट करेंगे। बाद में जैसे हमने कहा फाइल को क्लोज करना जरूरी है, तो आप फाइल को क्लोज भी कर दोगे। तो अब क्या होगा, इस लाइन की मदद से हमारे पास जो हमने लिखा हुआ था हेलो पाइथन, वो यहाँ पर लिख करके आ जाए। इस तरीके से कुछ हम लोग पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग करते हैं, मतलब फाइल को बनाते हैं और उसके अंदर के कंटेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ फंक्शन देखे, पहला था हमारा ओपन फंक्शन जिसकी मदद से फाइल आप बनाते हैं। अगर उसमें राइट मोड ओपन किया, डब्लू लिखा तो राइटिंग में आ जाएंगे, आर आपने टाइप किया, आर मोड लिखा तो आप रीडिंग में आ जाएंगे। फाइल डॉट राइट की मदद से आप कुछ भी राइट कर सकते हो फाइल के अंदर। फाइल डॉट रीड की मदद से आप उस कंटेंट को रीड कर सकते हो। फाइल डॉट क्लोज की मदद से हम लोग फाइल को हमेशा लास्ट में क्लोज जरूर से करते हैं। फाइल हैंडलिंग टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे आपके लिए। अगला टॉपिक है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसमें हम लोग दो कीवर्ड यूज करते हैं, एक होता है ट्राई, एक होता है एक्सेप्ट। किस तरीके से इन दोनों कीवर्ड्स का हम लोग यूज करेंगे एरर्स वगैरह को हैंडल करने के लिए इसमें, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ट्राई। ट्राई नाम का एक फंक्शन हम लोग एक तरीके से बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक नम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू इनपुट में ले ली। इंट एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से किसी भी वैल्यू को, जो वैल्यू आ रही है उसको नंबर में हम पहले कन्वर्ट करके नम नाम के वेरिएबल में सेव कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट फंक्शन की मदद से हम 10 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को, जो नंबर आया हुआ है उसको डिवाइड कराएंगे 10 से। जैसे मान लो यहाँ पे 2 आया हुआ है तो हम 10 से डिवाइड कराएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 5, इस तरीके से। लेकिन दिक्कत ये आई, अगर यहाँ पर 0 आ गया तब क्या होगा, तो डिवाइड होगा नहीं, हमारे पास एरर आएगी। अब उस एरर को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। अगर 0 से डिवाइड हो रहा हो, अगर ऐसी कोई एरर आए तो भैया वो एरर नहीं लिख कर देना, हमें लिख कर देना प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ये लिख करके आना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने गलत कोई वैल्यू लिख दी, जैसे किसी का नाम लिख दिया, अब नाम तो 10 से डिवाइड होगा नहीं, तो वहाँ पे वैल्यू एरर आपको देखने को मिलेगी। और अगर वैल्यू एरर आए तो एक्सेप्ट फंक्शन की मदद से, एक्सेप्ट कीवर्ड की मदद से हमने बताया, अगर वैल्यू एरर आए तो भैया प्रिंट कर देना इंटर अ वैलिड नंबर। इस तरीके से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि हम 10 से कोई नंबर हम डिवाइड करना चाहते थे, लेकिन अगर किसी ने 0 लिखा तो 0 से तो डिवाइड होगा नहीं, एक हमारे पास एरर आती है जीरो डिवीजन एरर। तो इसको हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, एक्सेप्ट की मदद से हमने एक लाइन यहाँ पर प्रिंट करा दी, तो ये लाइन प्रिंट होकर के आ जाएगी। वहीं अगर वैल्यू एरर आई तो हमने एक्सेप्ट कीवर्ड की मदद से ये हमने लाइन प्रिंट करा दी, हमने कहा भैया सही वैल्यू टाइप करिए, आपकी जो वैल्यू है वो गलत है। इस तरीके से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं पाइथन के अंदर। तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। कुछ टॉपिक्स और है हमारे पास में, जिसमें सबसे पहला और आगे हमारे पास आता है मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरी। मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज क्या होती हैं, मॉड्यूल का मतलब होता है प्री रिटन कोड्स, मतलब पहले से कुछ लिखे गए कोड्स जिनको हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से इंपोर्ट करा के अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोग्राम में ला करके उनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया अभी,
आपने एक फंक्शन बनाया जिसकी मदद से अलग-अलग आप ओटीपी जनरेट कर सकते हो। अब मान लीजिए एक तरीके का फंक्शन है जो सेव किया गया है, अब कोई और प्रोग्रामर चाहता है कि हम इस फंक्शन को यूज़ कर पाएँ, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे इम्पोर्ट और इस मॉड्यूल का वो नाम लिखेगा जिसकी मदद से वो मॉड्यूल उसके प्रोग्राम में आ जाएगा और फिर वो उसको यूज़ कर पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है, इम्पोर्ट फंक्शन की मदद से एक मॉड्यूल देखिए हमारे पास दिया गया है मैथ नाम का। मैथ मॉड्यूल आप यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, इम्पोर्ट करा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। अब लिखेंगे प्रिंट एसक्यूआरटी 16, मतलब कि हमें स्क्वायर रूट चाहिए 16 का, लेकिन हमने लिखा हुआ है मैथ डॉट एसक्यूआरटी। अगर सिर्फ लिखते प्रिंट एसक्यूआरटी 16 तो हमारे पास आंसर गलत आता, क्योंकि फिर ये फंक्शन काम नहीं करता, क्योंकि हमारे पास मैथ का कोई काम वहाँ नहीं हो सकता था। हम ऑपरेटर यूज कर सकते थे प्लस माइनस, लेकिन मैथ के कोई काम नहीं कर सकते थे। अगर आपको मैथ के कोई काम करने हैं, पहले उस मैथ की लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो हमने कराया इंपोर्ट मैथ, फिर हमने कहा प्रिंट कर दो भैया मैथ डॉट एसक्यूआरटी 16, मतलब 16 का स्क्वायर रूट प्रिंट कर दो मैथ की लाइब्रेरी से कैलकुलेशन करवाने के बाद में। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 4.0। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे पास लाइब्रेरीज हैं या मॉड्यूल्स हैं पाइथन में, तो आप देखिए हम लोगों ने देखा अभी मैथ मॉड्यूल, इसका यूज़ करते हैं कोई भी मैथमेटिकल वर्क करने के लिए। इसी के आता है रैंडम मॉड्यूल, एक रैंडम मॉड्यूल भी होता है, आप लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हैं। जैसे कि आप पाइथन पे काम कर रहे हैं, ओटीपी जनरेट करने वाला ही काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं उस फंक्शन को बना सकते हैं। पहले आपको रैंडम नाम की एक लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करनी होगी, इंपोर्ट करानी होगी। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन यूज करते हुए आप रैंडम नंबर्स, मतलब अलग अलग हर बार नंबर ला सकते हैं। ऐसे ही डेट टाइम पर अगर आपको काम करना है, तो सबसे पहले आप डेट एंड टाइम नाम की पहले लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट कराना होगा। उसके बाद में आप उस डेट टाइम, उसके बाद में आप डेट टाइम के अलग अलग फंक्शन यूज करते हो उन पे काम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई काम करना है, जैसे हमने भी समझा हमें फाइल बनानी है, फाइल को क्लोज करना है, फाइल के कंटेंट को देखना है, तो आप सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहे हो कि भैया आपके जो लैपटॉप में, फ़ोन में कोई दूसरी फाइल पड़ी है वो आ जाए, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहे हो। तो पाइथन से डायरेक्ट आप ऑपरेटिंग सिस्टम से बात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की एक लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट कराएंगे, इसके बाद में आप फाइल सिस्टम्स वगैरह उसमें कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास और भी लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे कि पांडास हो गई, नंपाई हो गई, जिसका यूज़ हम लोग डेटा एनालिसिस, एडवांस मैथ कैलकुलेशंस वगैरह में करते हैं। नंपाई आपके पाइथन का जो सिलेबस है उसमें नंपाई भी टॉपिक आपका दिया गया है, नंपाई मॉड्यूल दिया गया है, एक चैप्टर ही अलग से नंपाई का बना दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिक पाइथन, जिसकी मदद से हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन बेस्ड काम कर सकते हैं नंपाई की मदद से। तो ये था कंप्लीट रिवीजन आपका पाइथन का। इसके आगे अपना लास्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं, कुछ कॉमन पाइथन के फंक्शंस दिए गए हैं, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग ओवर करेंगे। सबसे पहले देखिए कॉमन फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से पाइथन में, ध्यान से देखिएगा, इन्हीं सारे फंक्शन से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहला आता है हमारे पास प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन की मदद से हम कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं, जैसे हमने लिखा प्रिंट हेलो, तो लिख कर आ जाएगा हेलो। इनपुट फंक्शन, इसकी मदद से हम कुछ भी इनपुट ले सकते हैं यूजर से, लेकिन ये जो इनपुट आएगा ये एज अ स्ट्रिंग हमारे पास इनपुट आएगा। जैसे हमने कोई नंबर अगर दिया तो नंबर के तरीके से नहीं, वो स्ट्रिंग के तरीके से आएगा। फिर हमें क्या करना होगा, उसको इंट फंक्शन की मदद से कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। तो हमने जैसे लिखा नेम इक्वल्स टू इनपुट इंटर अ नंबर, इसकी मदद से लिख कर आएगा इंटर अ नंबर। हम कुछ भी लिखेंगे तो वो सेव हो जाएगा जाकर के नेम नाम के वेरिएबल में। अगला है हमारे पास लेन फंक्शन। लेन फंक्शन की मदद से हम किसी भी स्ट्रिंग की, लिस्ट की, टपल की, डिक्शनरी की लेंथ हम पता कर सकते हैं कि उसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर लिखे गए हैं। जैसे हमने लिखा लेन पाइथन, तो पाइथन लिखने के लिए कितने टोटल कैरेक्टर लिखे गए हैं, 6, तो यहाँ पे 6 आंसर आएगा। तो कितनी वैल्यूज उसके अंदर है, कितने डेटा है, उसकी काउंटिंग, उसकी नंबरिंग हमारे पास लेंथ फंक्शन की मदद से आती है, लेंथ बता देता है। ऐसे ही आता है अगला टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन की मदद से आप क्या करते हैं, आप किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप पता कर सकते हो। हमने लिखा टाइप 5, तो 5 कैसा है, इंटीजर डेटा टाइप है, तो आंसर लिख कर आएगा क्लास इंट, मतलब जो 5 है आपका वो एक इंटीजर डेटा टाइप है। अगला है इंट फंक्शन। इंट फंक्शन की मदद से हम कोई भी वैल्यू, किसी भी तरह की वैल्यू, चाहे वो हमारा इंटीजर ही हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे हमारे पास में स्ट्रिंग हो, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इंटीजर के नंबर में। जैसे हमने लिखा इंट 5, ये जो 5 लिखा हुआ है ये हमारा टेक्स्ट है, ये कोई नंबर नहीं है, हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर इसके साथ कोई कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं होगी, लेकिन हमने क्या किया, इंट के अंदर 5 टाइप किया। इसका मतलब है कि अब हम इस 5 को कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर के फॉर्म में, जो कि इंटीजर फॉर्म में हमारे पास नंबर ये कन्वर्ट हो जाएगा।
आगे कुछ और दिए गए हैं, जैसे कि आता है फ्लोट। फ्लोट की मदद से हम किसी भी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा फ्लोट 3.14, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है, लेकिन क्योंकि हमने फ्लोट फंक्शन लगाया तो फ्लोट फंक्शन की मदद से इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 3.14 में। ये अब एक हमारा नंबर है, फ्लोट नंबर है। आगे हमारे पास फंक्शंस हैं। पहला है इसमें नेक्स्ट स्ट्रिंग str फंक्शन, जिसकी मदद से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में। जैसे कि हमने लिखा स्ट्रिंग 100 एक नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अब ये कन्वर्ट होके टेक्स्ट 100 बन जाएगा, रहेगा 100 ही लेकिन एक टेक्स्ट बन जाएगा। ऐसे ही आते हैं बुलियन फंक्शन, जिसकी मदद से किसी भी वैल्यूज को हम लोग बुलियन में मतलब ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने लिखा बुलियन 0, 0 का मतलब होता है फॉल्स, आप लिखते हैं बुलियन 1 जिसका मतलब होता है। नेक्स्ट आता है लिस्ट फंक्शन, अभी हमने इसका यूज किया था। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को लिस्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं। आपने लिखा लिस्ट एबीसी। एबीसी देखिए हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर हैं, अगर लेंथ हम यूज करेंगे तो बताएगा 3 कैरेक्टर हैं। तो लिस्ट के अंदर भी यही 3 आइटम हमारे बन जाएंगे। देखो ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके से अलग अलग लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स हमारे बन गए। अगला हमारे पास में आता है टपल। टपल की मदद से हम किसी भी वैल्यू को टपल में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा टपल 1 2, तो ये कन्वर्ट होके हमारा टपल बन जाएगा। अभी ये किस में था, लिस्ट के अंदर था, लेकिन हमने टपल फंक्शन लगाया इसलिए ये टपल 1 2 बन गया। ऐसे ही अगला आता है हमारे पास सेट फंक्शन। सेट फंक्शन की मदद से हम किसी भी वैल्यू को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सेट की एक खासियत होती है कि जो भी वैल्यूज रहेंगी वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हमने लिखा सेट 1 2 2, क्योंकि ये हमारी एक लिस्ट लिखी बनी हुई थी, लिस्ट में हम बार बार वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको सेट में कन्वर्ट किया तो इन वैल्यूज को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। आप सेट के अंदर सिर्फ लिखा रहेगा 1 2, इस तरीके से ये होता है हमारा सेट फंक्शन। नेक्स्ट है डिक्ट फंक्शन। डिक्ट फंक्शन मतलब होता है डिक्शनरी फंक्शन। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, खाली डिक्शनरी या फिर की और वैल्यू के साथ में हम लोग डिक्शनरी एक नई बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा डिक्ट a=1 b=2, ये हमारे पास अलग से लिखा हुआ था, ए के अंदर 1 था, बी के अंदर 2 था, लेकिन हमने अगर डिक्ट के अंदर कर दिया, इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये लिखा रहेगा ए हमारी की हो जाएगी, 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर लिखा रहेगा बी जो कि की है, 2 वैल्यू है, तो a1 b2 इस तरीके से लिख करके आ जाएगा, ये हमारी डिक्शनरी बन जाएगी। इसी में 2 फंक्शंस और आते हैं। एक होता है मैक्स फंक्शन, जिसकी मदद से किसी भी वैल्यू में से हम लोग मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा मैक्स, फिर लिस्ट लिखा 153, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर था हमारे पास 5, वो रिटर्न में आ गया। ऐसे ही अगर आप मिन फंक्शन लगाते हैं, इसकी मदद से हम सबसे छोटा नंबर निकाल सकते हैं। हमने लिखा मिन 153, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर था इस लिस्ट के अंदर 1, वो हमारे पास आंसर में मिल रहा है। इसके आगे है सम नाम का फंक्शन। सम फंक्शन की मदद से हम सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हमने लिखा सम 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी ऐड हो जाएंगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। सॉर्टेड एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर की सारी चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट मतलब एक अरेंज में लगा सकते हैं, छाट सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है छाटना। 3 1 2 इस तरीके से मान लीजिए आपने लिखा है, तो इसको सॉर्टिंग करनी है, छाटना है, तो लिख करके आ जाएगा 1 2 3, इस तरीके से लिख करके आ जाएगा, क्योंकि आपने सॉर्टेड फंक्शन यूज़ किया हुआ है। अगला है हमारे पास में रिवर्स्ड फंक्शन। रिवर्स्ड फंक्शन की मदद से आप किसी भी फंक्शन को, किसी भी वैल्यूज को रिवर्स कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। इसको ट्रांसपोज करना भी बोलते हैं। जैसे कि आपने लिखा लिस्ट, एक लिस्ट बनाई, रिवर्स्ड 1 2 3, 1 2 3 को आप रिवर्स कर रहे हो और फिर उसको आपने लिस्ट के अंदर डाल दिया। मतलब कि 1 2 3 कैसे आएगा, 3 2 1, और फिर लिस्ट में आपने रखा, मतलब ये लिस्ट में ही फिर रहेगा, तो लिस्ट के अंदर ही देखिए लिख कर आ रहा है 3 2 1। रिवर्स्ड फंक्शन की मदद से हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, जो भी क्रम बना होगा वो क्रम बदल जाएगा। अगला हमारे पास फंक्शन है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन की मदद से एक सीक्वेंस तक की नंबर हम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा रेंज 5, इसका मतलब है 0 से लेके 4 तक की हमारे पास नंबर लिख के आ जाएंगे। 0 1 2 3 4, टोटल 5 नंबर ये हो जाएंगे। अगला है एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन हमेशा हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, मतलब पॉजिटिव नंबर देगा। कई जगह ऐसा होता है कि माइनस में नंबर आ जाता है, जैसे हम कहीं रुपए का लेन देन कर रहे हैं और वहाँ माइनस में आंसर आ गया, लेकिन हमें प्लस में आंसर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एबीएस एब्सोल्यूट फंक्शन लगाएंगे, एबीएस फंक्शन लगाएंगे, जिसकी मदद से जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव नंबर रहेगा, हमेशा प्लस में ही नंबर रहेगा। अगला हमारे पास फंक्शन आता है राउंड फंक्शन। इसकी मदद से किसी भी नंबर को नियरेस्ट जो उसका इंटीजर नंबर होता है वहां तक की राउंड कर देगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया राउंड 3.6, यहाँ लिखा है 3.6,
अब इसको क्या करेगा, वो राउंड करके 3 बना देगा, लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद में 6 है, 5 या 5 से बड़ा अगर नंबर होगा तो एक जोड़ देता है, इसीलिए यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है 4। तो ये सारे फंक्शंस आपको समझ में आए। कुछ और भी फंक्शन है अभी हमारे पास, ओ फंक्शन, पीओडब्ल्यू फंक्शन, जिसकी मदद से किसी भी नंबर की हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लिखेंगे पीओडब्ल्यू फंक्शन, लिखेंगे 2,3, मतलब 2 की पावर 3 चाहिए, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, टोटल 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक फंक्शन आता है हमारे पास में ऑल फंक्शन। ऑल फंक्शन की मदद से हम चेक कर सकते हैं क्या सारे जो आइटम्स है वो ट्रू हैं। जब सारे आइटम ट्रू होंगे, मतलब जितनी भी कंडीशन हमने लगाई है, अभी हमने ऊपर एक कंडीशन वाला फंक्शन देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट जब पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने चेक किया कि 2-3 चीज़ें हमने दी, अगर वो ट्रू होती थी तो ट्रू आंसर आता था। यही ऑल करता है, जितनी भी आपने कंडीशन बताई अगर ट्रू होंगी तभी हमारे पास ट्रू आएगा। जैसे हमने ऑल फंक्शन लिखा है इसके अंदर 1, ट्रू, तो यहाँ देखिए 1 कैसा है, ये भी बुलियन नंबर है तो ये ट्रू बन जाएगा, 0 होता तो फॉल्स बनता, तो 1 भी ट्रू बता रहा है, ट्रू भी ट्रू बता रहा है, इसीलिए ऑल हमें आंसर क्या दे देगा, ट्रू आंसर दे देगा। लेकिन अगर एनी फंक्शन लगाते हैं तो एनी हमें ट्रू तब देगा जब कोई भी एक आइटम हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर एनी फंक्शन लगा, हमने लिखा 0 तो ये तो हमें फॉल्स दे रहा है, फॉल्स लिखा ये भी हमें फॉल्स दे रहा है, 5 लिखा ये भी हमें फॉल्स दे रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 फंक्शन है हमारे पास में, एक है हमारे पास में बिन फंक्शन, एक है हमारे पास हेक्स फंक्शन, एक है हमारे पास फंक्शन ऑक्ट फंक्शन। बिन फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। हेक्स फंक्शन क्या करेगा, किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है। ऑक्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करता है। बिन मतलब बाइनरी 0 और 1। अगर हमने लिखा बिन 5, पाइथन में आप ऐसे लिखेंगे बिन कोई भी नंबर, तो आपको बाइनरी नंबर उसका मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले 0 भी लिखा होगा, जिसका मतलब होता है बाइनरी नंबर। अब 5 का जो बाइनरी नंबर है वो है 101। इस तरीके से 5 का ये बाइनरी नंबर लिखा है, लेकिन उसके पहले 0 भी लिखा है, ये बता रहा है कि ये एक बाइनरी नंबर है। इसके आगे हेक्सा नंबर आते हैं। हेक्सा नंबर्स हमारे 16 डिजिट के होते हैं, जिसमें 0 से लेके 9 तक की और ए से लेके एफ तक की कैरेक्टर यूज किए जाते हैं। अगर आपने लिखा 10, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी हेक्साडेसिमल में ए आएगी वैल्यू, लेकिन 0 और x लिखा होगा, इसका मतलब है कि एक हेक्सा नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ऑक्टल लिखते हैं, ऑक्टल का होता है बेस 8। अगर आपने लिखा ऑक्टल 8, इसका आउटपुट आपको मिलेगा 10, लेकिन 0 और ओ लिखा हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब है ये जो नंबर है ये आपका ऑक्टल नंबर है। ये नंबर सिस्टम हमारे होते हैं जिसमें बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल ये सारे नंबर यूज़ किए जाते हैं। हम लोग जो नंबर यूज़ करते हैं नॉर्मल डेली यूज़ में, मतलब 0 से लेके 1 तक की जो यूज़ करते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं सारे। कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 के कोड ही यही समझता है, लेकिन इसके साथ हेक्साडेसिमल, ऑक्टल ये सारे भी नंबर सिस्टम होते हैं इसके अंदर। दो देखिए हमारे पास में फंक्शंस और लास्ट में बचते हैं। पहला है हमारे पास ग्लोबल फंक्शंस। ग्लोबल फंक्शन की मदद से क्या होता है, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे आपके अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर, वो सारे रिटर्न होके दिखाई देंगे, सारे डिक्शनरी में प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने लिखा लोकल, लोकल्स की मदद से जितने भी लोकल वेरिएबल होंगे वो सारे आपको रिटर्न होके दिखाई देंगे। सिंपल, आप ग्लोबल आपको फंक्शन लगाना है और लोकल फंक्शन लगाना है। अब ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स होते क्या हैं, ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको आप किसी भी फंक्शन के अंदर भी आप यूज कर सकते हो और उस फंक्शन के बाहर भी आप उनका यूज कर सकते हो। ये होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल। मतलब आपने एक यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाया a=5, अब इस a=5 को आप यहाँ पर भी कहीं पर बुला सकते हो और इस छोटे फंक्शन के अंदर भी कहीं पर बुला सकते हो। लेकिन लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको आपने किसी एक छोटे फंक्शन के अंदर बनाया, इनको आप इस फंक्शन के अंदर तो बुला सकते हो, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आप कॉल करके इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे लोकल स्कोप वेरिएबल्स। तो ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स ये हमारे होते हैं। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। कैसी आपको ये क्लास लगी, आप एक बार कमेंट में हमें ज़रूर से बताइएगा। क्या और इसमें बदलाव होने चाहिए, क्या इसमें चेंजेस होने चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। किसी भी और अगर टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके पहले हमने कई सारी और वीडियोस बनाई हुई हैं ओ लेवल कोर्सेज को लेके, अलग अलग पेपर को लेके, तो उनको आप यूट्यूब चैनल से ज़रूर से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।